पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अहमद शाह नाम का एक बेहद खतरनाक तालिबानी कमांडर अमेरिकी मरीन सैनिकों का लगातार शिकार कर रहा था। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि वह किसी भी गांव में घुसकर खुलेआम लोगों की हत्या करवा देता था। कई अमेरिकी जवान उसके इलाके में फंस चुके थे, जिन्हें घंटों पीछा करके मार डाला गया और उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ। ऐसी सर्वाइवल की सच्ची लड़ाई शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। क्या हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? लेकिन उसके इस खौफ को खत्म करने के लिए आखिरकार एक सीक्रेट मिशन तैयार किया गया। इस ऑपरेशन के लिए 4 चुनिंदा जवानों की स्पेशल टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व मर्फी कर रहा था। उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह मिशन उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई बन सकता है। बेस पर कमांडर एरिक ने पूरी रणनीति समझाई। योजना के अनुसार 2 चिनूक और 2 अपाचे हेलीकॉप्टर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाएंगे। सुरक्षित जगह पर मर्फी, एक्सेल्सन, डेनी और मार्कस को उतार दिया जाएगा, जहां से वे पहाड़ों और जंगलों के रास्ते पैदल आगे बढ़कर अहमद शाह के ठिकाने की निगरानी करेंगे। साथ ही आदेश था कि जरा सी गड़बड़ी होने पर तुरंत बेस से संपर्क किया जाए। योजना के मुताबिक चारों सैनिक एक सुनसान पहाड़ी पर उतर गए और पूरी रात सफर करने के बाद उस गांव के पास पहुंच गए, जहां अहमद शाह के छिपे होने की सूचना थी। मर्फी ने दूरबीन से नजर डाली तो वह चौंक गया। वहां अहमद शाह के साथ बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। उसने तुरंत अहमद शाह और उसके सहयोगी ताराक की तस्वीरें ले ली। इसके बाद टीम ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और पेड़ों की झाड़ियों के पीछे छिप गई। तभी अचानक घंटियों की आवाज सुनाई दी। कुछ स्थानीय चरवाहे अपनी बकरियां चराते हुए उसी तरफ आ पहुंचे। इसी दौरान एक चरवाहे का पैर गलती से मार्कस पर पड़ गया और चारों सैनिकों की मौजूदगी सामने आ गई। अमेरिकी कमांडोज को देखकर चरवाहे घबरा गए और भागने लगे, लेकिन टीम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। डेनी ने बेस से संपर्क करने के लिए रेडियो चलाया, मगर पहाड़ों की वजह से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। मजबूरी में मर्फी ने सैटेलाइट फोन निकाला। काफी कोशिश के बाद कमांडर एरिक से संपर्क तो हुआ, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लाइन कट गई। अब न फोन काम कर रहा था और न रेडियो। वे पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुके थे। हालात को देखते हुए मर्फी ने एक कठिन फैसला सुझाया। उसका कहना था कि मिशन बचाने के लिए इन चरवाहों को यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वे गांव पहुंच गए तो पूरी जानकारी अहमद शाह तक पहुंच जाएगी और चारों सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन मार्कस ने साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में बेगुनाह लोगों की हत्या नहीं करेगा। इस पर एक्सेल्सन ने मार्कस को याद दिलाया कि इसी अहमद शाह के लोगों ने कुछ ही दिन पहले उनके 20 मरीन जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अगर आज उन्हें जाने दिया गया तो कल और भी सैनिक मारे जाएंगे। इस बात पर चारों के बीच लंबी बहस छिड़ गई। आखिर में टीम लीडर मर्फी ने फैसला सुनाया कि वे इन चरवाहों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें छोड़कर खुद पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे और किसी ऊंची जगह से बेस से संपर्क कर रेस्क्यू मंगाएंगे। लेकिन यही फैसला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जिन चरवाहों को उन्होंने छोड़ दिया था वही तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़े। उधर बेस पर काफी देर तक टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो कमांडर एरिक ने रेस्क्यू भेजने का फैसला किया, मगर बदकिस्मती से सभी अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से दूसरे मिशनों में व्यस्त थे और आखिरी हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर चुका था। दूसरी तरफ अमेरिकी कमांडो कठिन पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वे एक छोटी पर पहुंचे, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि वे गलत जगह आ गए हैं। सामने गहरी खाई थी और उसके पार एक और ऊंची पहाड़ी खड़ी थी। डेनी ने एक बार फिर रेडियो से बेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं मिले। एक्सेल्सन को यह इलाका सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसका अंदाजा था कि खतरा उनके बेहद करीब है। आखिरकार मर्फी ने फैसला किया कि वे शाम तक झाड़ियों में छिपकर रेडियो सिग्नल का इंतजार करेंगे। अगर रात तक भी संपर्क नहीं हुआ तो अगली सुबह पैदल ही बेस की ओर निकल जाएंगे। इधर कमांडर एरिक ने पूरी स्थिति अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई, लेकिन उन्हें कोई तत्काल मदद नहीं मिली। अब सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दूसरी तरफ जंगल में छिपी टीम को अचानक कुछ हलचल महसूस हुई। एक्सेल्सन ने पेड़ों के पीछे कई परछाइयां देखी। मर्फी ने आगे बढ़कर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। पूरी पहाड़ी पर तालिबानी लड़ाके फैल चुके थे और उन्होंने चारों सैनिकों को घेर लिया था। बिना मुकाबले यहाँ से निकलना लगभग असंभव था। इसी बीच मार्कस ने निशाना साधा और पहली गोली चलाते हुए एक दुश्मन को ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, चारों ओर से गोलियों की बरसात शुरू हो गई और शांत जंगल पल भर में जंग के मैदान में बदल गया। जवानों ने भी जवाबी फायर करते हुए कई आतंकियों को मार गिराया। उनकी सटीक निशानेबाजी ही उन्हें इस खास मिशन तक लाई थी। मर्फी ने तुरंत आदेश दिया कि सभी अलग अलग दिशा में फैल जाएं, ताकि दुश्मन उन्हें एक साथ निशाना न बना सके। वे चट्टानों का सहारा लेते हुए लगातार जवाबी हमला करते रहे और सामने आने वाले कई दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसी दौरान डेनी बार बार रेडियो पर बेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक गोली उसकी हथेली को चीरती हुई निकल गई और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। अगले ही पल एक्सेल्सन के कंधे में भी गोली लगी। मौका देखकर 2 तालिबानी उन पर टूट पड़े। मार्कस ने एक को तुरंत मार गिराया, लेकिन दूसरा मर्फी से भिड़ गया। मर्फी ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से चट्टान पर दे मारा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। इतने में बाकी जवानों ने आगे बढ़ते दुश्मनों को भी खत्म कर दिया। अब उन्हें बाईं ओर का रास्ता कुछ सुरक्षित दिखाई दिया और उन्होंने वहीं से निकलने की कोशिश की, लेकिन तालिबानी पहले ही वहां भारी मशीन गन तैनात कर चुके थे। देखते ही देखते गोलियों की बारिश शुरू हो गई। मजबूर होकर सैनिकों को दाईं ओर मुड़ना पड़ा, मगर वहां भी खतरा कम नहीं था। अचानक
अचानक एक गोली मर्फी के पेट में लगी, एक्सेल्सन के पैरों में और मार्कस की कमर के नीचे गोली जा धंसी। अब चारों बुरी तरह घायल हो चुके थे और बचने की उम्मीद तेजी से खत्म होती जा रही थी। उनके पीछे सिर्फ गहरी खाई बची थी। वे बम फेंककर पीछे हटने ही वाले थे कि तभी तालिबानी आरपीजी लेकर पहुंच गए और रॉकेट दागने लगे। चारों सैनिक चारों तरफ से घिर चुके थे। कोई दूसरा रास्ता न देखकर मर्फी ने सबको एक साथ खाई में छलांग लगाने का आदेश दिया। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे गिरने के बाद कोई खुद को संभाल नहीं पाया। वे पत्थरों और पेड़ों से टकराते हुए बुरी तरह लुढ़कते चले गए। नीचे पहुंचते पहुंचते सभी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। इस भयानक गिरावट में मार्कस की राइफल भी कहीं गुम हो गई। चारों किसी तरह खुद को संभाल कर खड़े ही हुए थे कि तभी ऊपर पहाड़ी पर मौजूद तालिबानियों ने एक बार फिर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। हालांकि इस बार उनके लिए राहत की बात यह थी कि नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जिनकी आड़ लेकर वे अपनी जान बचा सकते थे। तभी किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और मार्कस को उसकी खोई हुई बंदूक वापस मिल गई। लेकिन अगले ही पल मर्फी के पैरों में एक और गोली जा धंसी। जवाब में अमेरिकी जवानों ने भी लगातार फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान डैनी की जांघ में भी गोली लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। तालिबानी लड़ाके अब पहाड़ी से नीचे उतर चुके थे और कुछ ही पलों में यह इलाका मौत के मैदान में बदल गया। मजबूर होकर अमेरिकी सैनिकों को फिर पीछे हटना पड़ा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर मर्फी जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर दर्द से तड़प रहा डैनी भी अब खड़ा नहीं रह सका। मार्कस उसे घसीटते हुए सुरक्षित जगह ले जाने लगा, जबकि डैनी घायल होने के बावजूद लगातार दुश्मनों पर गोलियां चलाता रहा। अब यह मिशन नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई बन चुका था। चारों किसी तरह चट्टानों के नीचे छिपने में सफल हुए। डैनी की हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन उसका हौसला अभी भी टूटा नहीं था। मार्कस की मेडिकल किट कहीं खो चुकी थी, इसलिए खून रोकने के लिए उसने मजबूरी में मिट्टी भरकर जख्म को दबाया। तभी पता चला कि मर्फी के पेट में भी गोली लगी हुई है। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, तालिबानी फिर उनके बेहद करीब पहुंच गए। दर्द से बेहाल डैनी रो पड़ा और बोला कि वह एक बार अपनी माँ से बात करना चाहता है। मार्कस ने उसे दिलासा दिया कि वे सभी जिंदा वापस लौटेंगे। मार्कस और एक्सेल्सन ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों पर गोलियां बरसाते हुए एक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया, ताकि धुएं का फायदा उठाकर वे वहां से निकल सकें। मार्कस ने डैनी को अपने कंधे पर उठा लिया। मर्फी के इशारे पर एक्सेल्सन खाई की तरफ छलांग लगा चुका था, लेकिन तभी एक गोली सीधे डैनी को लगी। वह मार्कस के कंधे से छूटकर वहीं गिर पड़ा और संतुलन बिगड़ने से मार्कस भी खाई में जा गिरा। ऐसा लग रहा था मानो ये जवान इंसान नहीं बल्कि लोहे के बने हों। चट्टानों से टकराते हुए उनके शरीर बुरी तरह टूट चुके थे, फिर भी वे लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं थे। नीचे पहुंचकर जैसे ही मार्कस संभला, उसने देखा कि उसके सामने एक जहरीला सांप फन फैलाए बैठा है। दूसरी ओर पहाड़ी पर तालिबानियों ने डैनी को पकड़ लिया था और अहमद शाह भी वहीं मौजूद था। कुछ ही देर बाद नीचे मौजूद सैनिकों पर फिर से आरपीजी और मशीन गनों से अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया गया। होश आने पर एक्सेल्सन ने देखा कि डैनी उनके साथ नहीं है। तब मार्कस ने नम आंखों से बताया कि उसे गोली लगी और वह ऊपर ही रह गया। यह सुनकर एक्सेल्सन बेचैन हो उठा और बोला कि हमें किसी भी कीमत पर वापस जाकर उसे बचाना होगा। हालांकि हालात ऐसे थे कि उनका खुद बचना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन मार्कस बार बार यही कह रहा था कि वे अपने साथी को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। उधर तालिबानियों ने डैनी का सामान लूटना शुरू कर दिया। उसकी शादी की अंगूठी तक छीन ली गई और उसका सिर कलम करने से पहले वे उसका वीडियो बनाने लगे। इधर मर्फी ने फैसला किया कि वह अकेले सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाएगा और सैटेलाइट फोन से बेस से संपर्क करने की आखिरी कोशिश करेगा, क्योंकि बिना हवाई मदद के उनका बचना लगभग नामुमकिन था। मार्कस ने उसे समझाया कि यह सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन मर्फी अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। जाने से पहले उसने अपनी आखिरी मैगजीन मार्कस को देते हुए कहा, इन सबका हिसाब लेना। इसके बाद बाकी साथियों ने उसे कवर फायर देना शुरू कर दिया। तभी उनके पास एक आरपीजी का जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन वे बाल बाल बच गए। एक्सेल्सन ने तुरंत सटीक निशाना लगाकर आरपीजी चलाने वाले आतंकी को हेडशॉट मार गिराया। हालात उनके खिलाफ थे, वे घायल थे और खाई में फंसे हुए थे, फिर भी उनका निशाना बिल्कुल नहीं डगमगा रहा था। मार्कस ने भी लगातार कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। साथियों की इसी कवर फायर की बदौलत मर्फी किसी तरह पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया। कांपते हाथों से उसने सैटेलाइट फोन मिलाया और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। कॉल लग गई। उसने बेस को बताया कि उनकी टीम शिशिलगाम की घाटी में चारों तरफ से घिर चुकी है और तुरंत एयर सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तालिबानियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। आखिरी सांस तक मर्फी अपना फर्ज निभा चुका था। दूसरी तरफ जैसे ही कमांडर एरिक को उसकी अंतिम लोकेशन मिली, उन्होंने बिना देर किए अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ तुरंत रवाना होने का फैसला कर लिया। हालांकि इस समय बेस कैंप पर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी थी। वहाँ केवल चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल सैनिकों और जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी, क्योंकि वे भारी हथियारों से लैस होते हैं और चिन्नूक को दुश्मन के हमलों से सुरक्षा देते हैं। बदकिस्मती से उस समय एक भी अपाचे उपलब्ध नहीं था। अपने जवानों की जान खतरे में देखकर कमांडर एरिक ने नियमों की परवाह नहीं की और बिना किसी अपाचे कवर के सिर्फ चिन्नूक हेलीकॉप्टरों के साथ सीधे दुश्मन के इलाके की ओर उड़ान भर दी। दूसरी तरफ चट्टानों के पीछे छिपे एक्सेल्सन को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि डैनी और मर्फी शायद
शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके मन में यह बात भी बैठ चुकी थी कि अब उनका बच पाना लगभग नामुमकिन है। वह अंदर से टूट चुका था, लेकिन मार्कस अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। उसने एक्सेल्सन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, वे दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे। मगर एक्सेल्सन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नम आंखों से उसने कहा, अगर मैं वापस न लौट सकूं तो मेरी पत्नी से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, और उसे यह भी बताना कि मैंने अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इतने में उनके बिल्कुल पास एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अब एक जगह रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे अलग अलग दिशाओं में निकलेंगे ताकि कम से कम किसी एक के बचने की संभावना बनी रहे। उधर ताराक अपने लड़ाकों के साथ पूरी पहाड़ी पर फैल चुका था। हर चट्टान, हर झाड़ी और हर रास्ते की तलाशी ली जा रही थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अमेरिकी जवानों को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। इसी बीच मार्कस की नजर आसमान पर गई और उसे दूर से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की झलक आई। उसे लगा कि आखिरकार उनकी मदद पहुंच चुकी है, लेकिन यह खुशी कुछ ही सेकंड की थी। जैसे ही पहला चिनूक पहाड़ी के पास उतरने लगा, घात लगाकर बैठे तालिबानियों ने उस पर आरपीजी दाग दिया। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ और हेलीकॉप्टर हवा में ही आग के गोले में बदल गया। उसमें सवार कमांडर एरिक समेत सभी बहादुर जवान मौके पर ही मारे गए। यह दृश्य इतना भयावह था कि नीचे छिपे मार्कस और एक्सेल्सन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। दूसरे चिनूक हेलीकॉप्टर पर भी नीचे से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाने लगी। पायलट समझ चुका था कि वहां उतरना आत्मघाती कदम होगा। मजबूर होकर उसने बिना लैंड किए ही हेलीकॉप्टर को वापस बेस की ओर मोड़ दिया। अब दोनों घायल जवान पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। इसी दौरान एक तालिबानी लड़ाका चुपके से एक्सेल्सन के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन एक्सेल्सन ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी अचानक एक गोली उसके पेट में आ लगी। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पलटकर फिर फायर किया और एक और दुश्मन को मार गिराया। इसके बदले में उसे एक और गोली लगी। अब उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। शरीर उसका साथ छोड़ रहा था, लेकिन उसका जज्बा अभी भी जिंदा था। कांपते हाथों से उसने अपनी पिस्तौल दोबारा रीलोड की और लड़ाई जारी रखी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ से दुश्मनों ने उसे घेर लिया था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। फिर भी उसने सामने दिखाई दे रही हर धुंधली परछाई पर अपनी पिस्तौल की बची हुई सारी गोलियां चला दी। जब मैगजीन पूरी तरह खाली हो गई तो वह एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी। वह जान चुका था कि उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। तालिबानियों ने उस पर फायरिंग शुरू की। पहली 2 गोलियां उसे नहीं लगी, लेकिन तीसरी गोली सीधे उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। इस तरह एक्सेल्सन अपने देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। अब पूरी पहाड़ी पर सिर्फ मार्कस ही अकेला जिंदा बचा था। वह पागलों की तरह अपने साथी एक्सेल्सन का नाम पुकार रहा था, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी ओर एक और आरपीजी दागा गया। विस्फोट के तेज झटके से वह चट्टानों से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। किसी तरह खुद को संभालकर उसने पास की एक संकरी चट्टान की दरार में छिपकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद तालिबानी उसे ढूंढते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक अपाचे हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर चक्कर लगा रहा था। अहमद शाह ने तुरंत अपने लड़ाकों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। इसी वजह से कुछ समय के लिए उनका ध्यान मार्कस से हट गया। अपाचे इलाके का जायजा लेकर वापस लौट गया और मार्कस फिर उनकी नजरों से बच निकला। धीरे धीरे शाम ढल गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और मार्कस ने उसी चट्टान की ओट में पूरी रात दर्द से तड़पते हुए बिताई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पैर की टूटी हुई हड्डी मांस के बाहर निकल आई है। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने दांत भींचकर हड्डी को वापस अपनी जगह पर बैठाया और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। काफी दूर चलने के बाद उसे पानी से भरा एक गड्ढा दिखाई दिया। वह बिना एक पल गंवाए उसमें उतर गया और जी भरकर पानी पीने लगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ स्थानीय अफगानी लोग आ पहुंचे। उन्हें देखकर मार्कस ने तुरंत एक ग्रेनेड निकाल लिया और उन्हें पास आने से मना किया। तभी उनमें से गुलाब नाम का एक अफगानी आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में समझाया कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं। उसी समय पहाड़ी के ऊपर से तालिबानियों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। अब मार्कस के पास गुलाब पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर उसने उनकी मदद स्वीकार कर ली। दरअसल गुलाब उसी गांव का रहने वाला था जहां लोगों में दहशत फैलाने के लिए तालिबानियों ने पहले एक व्यक्ति का सरेआम सिर कलम कर दिया था। जब वह घायल मार्कस को अपने गांव लेकर पहुंचा तो गांव के सभी लोग डर गए। हर किसी के मन में यही भय था कि अगर तालिबानियों को इस बात की भनक लग गई तो पूरा गांव उनकी क्रूरता का शिकार बन जाएगा। लेकिन गुलाब ने किसी की परवाह नहीं की। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो वह उस घायल सैनिक को अकेला नहीं छोड़ेगा। गुलाब ने अपनी सदियों पुरानी पश्तून परंपरा और मेहमान नवाजी की लाज रखते हुए मार्कस को अपने एक गुप्त ठिकाने पर शरण दे दी। गांव वालों का यह व्यवहार देखकर मार्कस समझ चुका था कि अब इस अनजान देश में गुलाब ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने उस पर पूरा भरोसा किया और अपने सबसे नजदीकी अमेरिकी बेस के नाम एक गुप्त चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपनी लोकेशन और जिंदा होने की जानकारी दी। गुलाब ने बिना समय गंवाए अपने सबसे भरोसेमंद साथी को बुलाया। वह चिट्ठी उसके हाथ में सौंपी और उसे किसी भी कीमत पर अमेरिकी बेस तक पहुंचाने का जिम्मा दिया। वह बहादुर आदमी अपनी जान दांव पर लगाकर खतरनाक पहाड़ी रास्तों से निकल
पड़ा। उधर तालिबानी लड़ाके जमीन पर गिरे खून के निशानों का पीछा करते करते आखिरकार गांव के बाहर तक पहुंच गए। अगले ही पल वे गांव के अंदर घुस आए और घर घर तलाशी लेने लगे। जब गुलाब ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बेरहम ताराक ने उसे बुरी तरह पीटा। इसके बाद वे जबरदस्ती उसके घर में घुस गए और आखिरकार उन्होंने मार्कस को ढूंढ निकाला। घायल मार्कस को घसीटकर बाहर लाया गया ताकि सबके सामने उसका सिर कलम किया जा सके। ताराक ने उसका सिर लकड़ी के तख्ते पर रखा और जैसे ही उसने चाकू उठाया तभी अचानक चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। असल में गुलाब अब चुप बैठने वाला नहीं था। वह अपने वफादार साथियों के साथ हथियार लेकर मैदान में उतर चुका था। गांव वालों को एकजुट होकर सामने खड़ा देख ताराक समझ गया कि यहाँ आसानी से जीतना संभव नहीं है। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने पूरे गांव को धमकी दी कि इस गुस्ताखी की कीमत हर घर को चुकानी पड़ेगी। आतंकियों के लौटते ही गांव में डर और तनाव फैल गया। कई लोग आपस में बहस करने लगे कि एक अमेरिकी सैनिक की खातिर वे पूरे गांव को खतरे में डाल रहे हैं। माहौल बिगड़ता देख मार्कस ने चुपचाप गुलाब के बेटे को अपने पास बुलाया और इशारों में उससे एक चाकू मांगा, लेकिन लड़का अंग्रेजी नहीं समझ पाया और चाकू की जगह एक जिंदा बतख उठा लाया। तभी गुलाब वहां पहुंचा। उसे लगा कि घायल सैनिक भूखा है, इसलिए उसने वहीं बतख काटकर उसका मांस तैयार करना शुरू कर दिया। तब मार्कस ने हाथ के इशारों से समझाया कि उसे खाना नहीं बल्कि अपने पैर का इलाज करने के लिए चाकू चाहिए। आखिरकार जैसे ही चाकू उसके हाथ लगा उसने अपने पैर में धंसे आरपीजी के नुकीले धातु के टुकड़ों को खुद ही निकालना शुरू कर दिया। दर्द इतना असहनीय था कि वह जोर जोर से तड़पने लगा और कुछ ही देर बाद वहीं बेहोश हो गया। इस दौरान गुलाब ने उसके गंदे कपड़े बदल दिए, उसके जख्मों को साफ किया और जितनी हो सकी उतनी देखभाल की। दूसरी तरफ अमेरिकी बेस की ओर निकला गुलाब का वफादार साथी लगातार चलता रहा। शाम होने तक वह उस खतरनाक घाटी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वहीं गांव में तूफान से पहले जैसी खामोशी छा गई थी। गुलाब के लोग अपने अपने हथियारों के साथ हर रास्ते और हर छत पर तैनात हो चुके थे। हालांकि वह रात किसी तरह बीत गई, लेकिन अगली सुबह तालिबानी बड़ी संख्या में हमला करने की तैयारी के साथ लौट आए। इधर गुलाब मार्कस को नाश्ता करा ही रहा था कि अचानक एक भीषण आरपीजी धमाके से पूरा घर कांप उठा। आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गांव के अंदर घुस चुके थे। इसी बीच एक राहत भरी खबर मिली। अमेरिकी बेस तक मार्कस की गुप्त चिट्ठी पहुंच चुकी थी और उसकी पहचान की पुष्टि भी हो गई थी। बिना एक पल गंवाए एक विशेष रेस्क्यू टीम तैयार की गई और उसे बचाने के लिए रवाना कर दिया गया। उधर गांव में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। गोलियों और धमाकों के बीच गुलाब और उसका बेटा मार्कस को एक सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ताराक की नजर उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई और इसी दौरान एक गोली गुलाब को भी लग गई। कुछ ही पलों में उसकी बंदूक की मैगजीन खाली हो गई। मजबूर होकर वह एक घर की आड़ में छिप गया। जैसे ही ताराक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, गुलाब अचानक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई हुई। आखिर सही मौका देखकर गुलाब ने ताराक की पिस्तौल छीन ली और उसी हथियार से उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गांव पर आरपीजी और गोलियों के हमले लगातार जारी थे। इसी अफरा तफरी में एक और तालिबानी मार्कस तक पहुंच गया। उसने घायल मार्कस को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और आखिर में उसका गला दबाने लगा। मार्कस की सांसें थमने लगीं। तभी ठीक समय पर गुलाब का छोटा बेटा दौड़ता हुआ आया और उसने मार्कस के हाथ में एक चाकू थमा दिया। मौका मिलते ही मार्कस ने उसी चाकू से उस आतंकी को मार गिराया। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आतंकियों का एक और बड़ा दल गांव में घुस चुका था और वे मासूम लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक आसमान में तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। अमेरिकी रेस्क्यू टीम आखिरकार पहुंच चुकी थी। इस बार उनके साथ भारी हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर और सैन्य विमान भी थे। कुछ ही पलों में आसमान से बमों और गोलियों की ऐसी भीषण बरसात हुई कि तालिबानी लड़ाके बिखर गए। कई मौके पर ही मारे गए और बाकी जान बचाकर भागने लगे। आखिरकार इस भयावह नरक से मार्कस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने उसकी पहचान की और उसे अपने साथ ले जाने लगी। वहाँ से रवाना होने से पहले मार्कस की आंखें भर आईं। उसने पूरे गांव का दिल से धन्यवाद किया और गुलाब के उस बहादुर बेटे को गले लगा लिया जिसने सबसे मुश्किल समय में उसकी जान बचाई थी। उस इलाके में एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं था। जैसे ही मार्कस हेलीकॉप्टर में बैठा उसे अपने शहीद साथियों की याद आ गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी वास्तविक घटना ऑपरेशन रेड विंग्स से प्रेरित है। अगर आपको इन बहादुर जवानों की कुर्बानी और गुलाब की इंसानियत की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।